और वो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। एक आध क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, नहीं, हाँ तो बुला लो ना। अरे बरसात में कोई नियम कानून नहीं, आ गया कम बड़ी बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चले, अरे बरसात में इसको पैरवी कराते हो, हमसे कहते कि सर हम तो समझ ही रहे हैं, नियम कानून तो सामान्य मौसम में है ना। हाँ ठीक है। हाँ, मास्टर से डरना नहीं चाहिए, मास्टर को सम्मान स्नेह करना चाहिए। डरोगे तो फिर सीखोगे कैसे, ठीक है। ये हमको खराब भी लगता है। चलिए खैर, तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में क्या क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रगान पढ़ेंगे, राष्ट्रगीत पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पशु पढ़ेंगे, राष्ट्रीय झंडा पढ़ेंगे, राष्ट्रीय पक्षी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय विरासत पशु पढ़ेंगे। यही सब आपकी परीक्षा में बेसिक में कभी कभी पूछा जाता है। तो आज समय है, तो कोई भी नया चैप्टर अब जो तैयार शुरू करते उससे अच्छा है कि ये छोटा सा चैप्टर है, इसको हम लोग पूरा कर लें तो लिखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में सबसे पहले लिखो राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहला। लंबाई चौड़ाई के अनुपात कितनी है? इसकी लंबाई चौड़ाई के अनुपात है, वेरी गुड, लंबाई चौड़ाई के अनुपात है 3.2। ऐसा नहीं कि परीक्षा में दे दे चौड़ाई लंबाई, तो शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, हम लोग दाना नहीं खाएंगे। 3.2, ऐसा 3:2 नहीं, तब हो जाएगा वो 2 अनुपात। होता है ना, कभी चेंज कर दिया तो तुम चेंज नहीं किए, गड़बड़ हो गया, आता हुआ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, तो ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर केसरिया, कहाँ पे है? कहीं पे है राष्ट्रीय ध्वज, इस रूम में तो था। हाँ, देख लो देख लो, ऊपर केसरिया जो त्याग का प्रतीक है। याद तो होगा ही, झंडा तो रोज देखते होगे। त्याग का प्रतीक है। बीच में सफेद, सफेद जो शांति का प्रतीक है। और एक चक्र है, बीच में एक चक्र भी है ना, जो बीच में एक नीला कलर का, समुद्री नीला कलर का चक्र है। हमको नहीं देखो, उसमें देखो, बीच में समुद्री नीला कलर का एक चक्र है जिसमें 24 तिल्ली है। अब गिनना नहीं, हम लिखा दिए 24 तिल्ली है तो गिन रहा है, देखो इसको 1 2 3 गिनो, जिसमें 24 तिल्ली है, जो समय का, गति का प्रतीक है, जो गति का प्रतीक है, जो गति का प्रतीक है, ठीक है। सबसे नीचे, सबसे नीचे, सबसे नीचे क्या है? हरा, ये है हरा। हरा किस चीज का प्रतीक है? समृद्धि का। हरा समृद्धि का प्रतीक है। बीच में क्या है? सफेद है, बीच में सफेद है, बीच में सफेद है। और एक क्या है? चक्र है, ठीक है। ये सफेद है बीच में, ये सफेद है। ऊपर क्या है? केसरिया है। ये हुआ ना केसरिया जी।
हो गया झंडा तैयार। सफेद किसका प्रतीक था? शांति का। केसरिया किसका प्रतीक था? ये है केसरिया, त्याग बलिदान का प्रतीक है, त्याग बलिदान का प्रतीक है। आपका झंडा तैयार। अब आइए तथ्य। तथ्य में लिखेंगे कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसको कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया। टिक लगा दीजिए। फिर लिखिए, ध्यान रखें कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में लागू किया गया। 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया। राष्ट्रीय ध्वज संहिता, नया राष्ट्रीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से लागू किए गए। राष्ट्रीय ध्वज संहिता नई राष्ट्रीय ध्वज संहिता, नेशनल फ्लैग कोड कब से लागू किया गया? 26 जनवरी 2002 से। और संविधान सभा ने कब अपनाया था? और संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, याद रखना। ओके। चक्र किसका प्रतीक है? समुद्री नीला रंग का है। और किसका प्रतीक है? गति का, समय का। हो गया, खत्म। इतना ही तो आपको राष्ट्रीय ध्वज में याद करके रखना है। जब भी परीक्षा में आएगा तो पहले तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ये सब तो जब भी झंडा है तो थोड़ा सा जानना चाहिए, तो इसीलिए केसरिया, सफेद और हरा। ठीक है, आगे आइए। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। तो लिखिए, अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित, सारनाथ में स्थित, सारनाथ में स्थित। जानते ही आप लोग, लेकिन फिर भी अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। सारनाथ कहाँ है? बनारस के पास, यूपी में। ठीक है, सारनाथ कहाँ है? यूपी में। चलिए, अब आपसे एक प्रश्न पूछता है कि कितने उसमें स्तंभ देखे होंगे, तो सिंह देखे होंगे, तो कितने हैं? वेरी गुड, 3 सामने हैं, 1 पीछे। तो इसमें लिख देंगे कुल 4 सिंह। और यह सिंह किसका प्रतीक है? निर्भीकता का। यह सिंह किसका प्रतीक है? निर्भीकता का प्रतीक है। देखते हो, सिंह जब चलता है तो चलता है, किसी से भय खाता है? जब जंगल में चलता है, गूगल में जाकर के देख लो, यूट्यूब पर सिंह कैसे चलता है, तो चलता है हम अपने मदमस्त गति में आगे बढ़ता है। एकदम साफ सुथरे रास्ते पे चलता है, जंगल वंगल से लेकर होकर नहीं चलता है, वो एकदम बीच रोड पे चलेगा, क्योंकि उसको सफाई बहुत पसंद है। बिल्ली को और सिंह को सफाई बड़ा पसंद आता है, इसलिए सिंह को पकड़ना, यदि कहीं पर आदमखोर रहता है तो हो जाता है, तो उसको पकड़ना आसान होता है, ट्रैकिंग होता है उसका उसी से। ठीक है, वो उसकी जो विशेषता है, वो कभी कभी उसके लिए नहीं, जंगल से गुजरा तो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन रास्ते से गुजरा तो पता चल जाता है कि अच्छा इस रास्ते से होकर गुजरा है। ठीक है, मूल बिंदु पे आइए। नेक्स्ट, आगे लिखिएगा।
राष्ट्रीय, इसी कड़ी में लिख दे, ऐसे लिख दो, इस कड़ी में 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। किसे? राष्ट्रीय प्रतीक को। नेक्स्ट, इस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे में लिख दीजिए, इस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे में, इस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे में, इस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे में एक शब्द लिखा हुआ है अशोक स्तंभ में। क्या नाम है उसका? सत्यमेव जयते। बहुत बढ़िया, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और है भी, सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, किस लिपि में लिखा हुआ है? तो देवनागरी लिपि। ये किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और ये किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी गुड, मुंडक उपनिषद से यह सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया। मुंडक उपनिषद से लिया गया। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। हो गया, आगे बढ़े। अब आइए राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान अब क्या है? राष्ट्रीय गान है। तो लिखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित, बंगला भाषा में लिखित, बंगला भाषा में लिखित जन गण मन, मूलतः बंगला में लिखा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बंगला में लिखा, बंगला में लिखा। कौन? जनगण मन। जनगण मन, ठीक है, जनगण मन, जिसका हिंदी रूपांतरण, जिसका हिंदी रूपांतरण को जिसका हिंदी रूपांतरण को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, को स्वीकार किया गया। कितने तारीख को? तारीख याद रखिएगा, ये नहीं कि 24 के बदला 26। 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। टिक लगा दीजिए, स्वीकार किया गया। इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को, इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में इसे सबसे पहले 1911 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में विष्णु नारायण की अध्यक्षता में, विष्णु नारायण की अध्यक्षता में गाया गया, अध्यक्षता में गाया गया। कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में विष्णु नारायण की अध्यक्षता में, विष्णु नारायण की अध्यक्षता में गाया गया।
कहाँ, कब? 27 दिसंबर 1911। और याद रखिएगा कि जनगण में, याद रखिएगा कि जनगण में कितना पद है? तो टोटल पद की संख्या जनगण मन में कितना है? 5 पद है। 5 पद है। कितना सेकंड में गाते हैं? 52 सेकंड में गाते हैं। पहला और आखिरी, पहला पद और आखिरी पद कितने सेकंड में गाया जाता है? 20 सेकंड में। पहला और आखिरी पद जो है, पहला स्टेंजा आखिरी स्टेंजा कितने में? 20 सेकंड में। लेकिन टोटल कितना है? टोटल 52 सेकंड में गाया जाता है। ध्यान रहे, ध्यान रहे, इस गान का सबसे पहले प्रकाशन, ध्यान रहे, इस गान का सबसे पहले प्रकाशन, ध्यान रहे कि इस गान का सबसे पहले प्रकाशन, सबसे पहले प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में, तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में, तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से किया गया। 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 आज आप लोग नाश्ता उस्ता करके आए हैं ना? वेरी गुड। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, आज बच्चों को साथ साथ सोने का अवसर भी दे दे, और ठीक है, नाश्ता उस्ता भी कर लेगा सब। सुबह में नाश्ता उस्ता नहीं हो पाता है। हाँ, तो अभी से 2-3 बजे तक रह सकते हैं सब लोग। वेरी गुड, ठीक है। क्या कोई दिक्कत? तो कक्षा लेट से शुरू हुई है तो लेट से ही ना छोड़ेंगे उतना। हाँ, वेरी गुड, ऐसा ही विद्यार्थियों को चाहिए। श्रीमान, जब तक आप पढ़ाई, हम लोग डटे रहेंगे। तो समझ में आ गई ना? तो भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका। और याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर 2.5 देशों का राष्ट्रीय गान लिखे हुए हैं। भारत का, बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, और श्रीलंका का आधा। ठीक है, तो वहां लिख दीजिए, ध्यान रहे नोट में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला भी लिखा। अमार सोनार बांग्ला भी लिखा। ठीक है, राष्ट्रीय गान भी कंप्लीट हो गया। अब आइए राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत लिखिए। रुको ना, अभी राष्ट्रीय गान हो गया ना, चलो अब आ जाइए राष्ट्रीय गीत। गान और गीत में अंतर है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कहां से लिया गया है? बंकिम चंद्र के द्वारा रचित क्या? आनंद मठ से लिया, आनंद मठ से लिया गया। लिख दें, बंकिम चंद्र द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया, जो संस्कृत में लिखा था। आनंद मठ से लिया गया, संस्कृत में लिखा है।
संस्कृत में लिखा है, और इस किताब में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि, सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में यह पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। बंकिम चंद्र द्वारा रचित आनंद मठ किस भाषा में है? संस्कृत में। और यह जो किताब है किस विद्रोह की पृष्ठभूमि में है? सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में। ऐसा ही लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है? सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में कौन? यही पुस्तक। फिर लिखिए, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी दोनों को एक ही दिन अपनाया गया। 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा ने कब अपनाया? और संविधान सभा की इस दिन अंतिम बैठक भी थी, है ना? रहे ना कल संविधान सभा की अंतिम बैठक भी थी। इसको गाने में कितना समय लगता है वंदे मातरम को, बताओ? आजाद देश का तुम लोग इतना बड़ा नागरिक है और अपने गीत कितना सेकंड में गाए जाते हैं ये तुम्हें नहीं पता? सेम 65 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में गाया जाता है? 65 सेकंड में गाया। और नेक्स्ट है, सबसे पहले यह गीत, सबसे पहले यह गीत, यह गीत 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, दोनों कलकत्ता अधिवेशन में ही था, लेकिन एक 1911, एक 1896। कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। कौन बोले हैं? वेरी गुड, रहमतुल्लाह सयानी। वेरी गुड। ठीक है, उन्हीं के समय ये सबसे पहले गीत गाया गया। ठीक है, उन्हीं के समय यह सबसे पहले गीत गाया गया। राष्ट्रीय गीत भी खत्म हो गया। अब आ जाइए राष्ट्रीय कैलेंडर। हो गया ना? आगे बढ़े। इतना राष्ट्रीय है सर, अभी है 2-3 ठो और है, तब ना कहें। और यहां से भी क्वेश्चन, कई चीज पढ़ लिए इसमें। ठीक है, ऐसे भी मैं कोई चीज साधारण तरीके से नहीं बताता हूं, विशिष्ट तरीके से बताता हूं। हट जाए, लो मैं हट गया। जो बोलते रहते हैं तो नहीं सुनाई देता है। सबसे पहले यह गीत 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा के समय में गाया गया। चलिए तेजी से लिखो आगे। राष्ट्रीय कैलेंडर, अब बचा राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर, ये राष्ट्रीय कैलेंडर में क्या है? ये किस पे आधारित है? लिखेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आधारित है, शक संवत पर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसको कहते हैं ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन कैलेंडर। शक संवत पे आधारित है, शक संवत पर आधारित। शक संवत पे आधारित है। नेपाल चलता है विक्रम संवत पर, हम लोग चलते हैं शक संवत पर। और शक संवत किसने शुरू किया था? ये थोड़ा सा इतिहास जानता है लगता है। ये बच्चा बताओ, शक संवत की शुरुआत भारत के किस शासक ने किया था? वेरी गुड, कब किया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसकी शुरुआत 78 एडी में, जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था कुषाण वंश के कनिष्क का।
कुषाण वंश के कनिष्क का राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, अरे अरे क्या है जी, कौन है? हाँ, शुगर है? कुषाण वंश के कनिष्क के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में ये शक संवत की शुरुआत हुई थी। नाम सुने हैं ना कनिष्क का? नहीं सुने हैं तो इतिहास में सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक लिख तो गया। शक संवत 78 AD में कुषाण वंश के कनिष्क के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य पे यह जारी हुआ था। कुषाण वंश के, तुम ही तो बोली हो, तुम ही कहती हो सर फिर से बोला जाए, तुम जो सोची थी वही लिख दो। कनिष्क के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। ठीक है, नीचे लिखो। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया। राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार ने कब अपनाया? भारत सरकार ने भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपनाया। 22 मार्च 1957 को अपनाया। 22 मार्च 1957 को अपनाया, इसका पहला महीना चैत है और अंतिम महीना फागुन होता है। इस संवत के अनुसार पहला महीना चैत और अंतिम महीना फागुन। अप्रैल में हम लोग हम लोग का हैप्पी न्यू ईयर कब होता है? अप्रैल में, चैत महीना में। लेकिन हम लोग मनाते कब हैं? इंग्लिश तिथि के अनुसार 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिएगा पहला महीना चैत और अंतिम महीना फागुन है। पहला महीना चैत और अंतिम महीना फागुन। फागुन है। ठीक है, टिक लगा दीजिए दोनों पे, टिक लगा दीजिए। चलिए अब आ जाइए, लास्ट है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसको बायोलॉजी में पढ़े ही हैं। क्या पढ़े हैं? पैंथेरा टिग्रिस बाघ है। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस। और बाघ परियोजना 1973 से शुरू हुई थी। बाघ परियोजना कब से शुरू हुई थी? 1973 से शुरू हुई थी। कहां से? जिम कॉर्बेट पार्क से। जिम कॉर्बेट पार्क से, नैनीताल। नैनीताल से शुरू हुई थी और नैनीताल रामगंगा के किनारे है, रामगंगा नदी के किनारे है। ठीक है, वर्तमान में बाघ परियोजना 55 राष्ट्रीय अभ्यारण्य में चल रहा है। विशेष ज्योग्राफी की कक्षा में। ठीक है, 55 राष्ट्रीय अभ्यारण्य में बाघ परियोजना चल रही है। सीधे लिख लो ना, अभी बाघ भी लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। सबसे पहला जिम कॉर्बेट में शुरू हुआ और वर्तमान में कितने जगह पे बाघ परियोजना चल रही है? 55। बिहार में भी चल रही है वाल्मीकि अभ्यारण्य। बिहार में यह प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? वाल्मीकि। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय अभ्यारण्य में। पश्चिमी चंपारण बेतिया में ये चल रहा है।
ठीक है, कुछ यहां पर भी रख लो कि बिहार में कहाँ चल रहा है। तो वाल्मीकि पश्चिम चंपारण या बेतिया उसको कहते हैं। पूर्वी चंपारण को मोतिहारी कहते हैं, पश्चिमी चंपारण को बेतिया कहते हैं। ये सब तो सुना होगा, तो भी नहीं सुना है लगता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पक्षी लिख दीजिए। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस। पाबो क्रिस्टेटस, जल्दी जल्दी लिख लो। पाबो क्रिस्टेटस है, बायोलॉजी में भी लिखा देते। पाबो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय फूल कमल है, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा है। राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा है। राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। तो लिख देंगे राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। राष्ट्रीय नदी कौन है? राष्ट्रीय नदी है गंगा। ठीक है, राष्ट्रीय नदी कौन है? राष्ट्रीय पुष्प कौन है? राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय आम कौन सा है? राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये तो तुम लोग पकड़ लिया हमको, आम हो गया। राष्ट्रीय मिठाई का नोटिफिकेशन नहीं है, जिसका जिसका नोटिफिकेशन है वो है। और लास्ट में है राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक है रॉ। राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक क्या है? रॉ, ये है। और ये रॉ क्या है? देवनागरी लिपि और रोमन लिपि दोनों का संयुक्त रूप है। तो लिख देंगे यह देवनागरी लिपि, देवनागरिक लिपि एवं रोमन लिपि का संयुक्त रूप है, जिसे किसने बनाया था? उदय कुमार ने बनाया था। जिसे उदय कुमार ने आईआईटी मुंबई के छात्र ने डिजाइन तैयार किया था। जिसे आईआईटी मुंबई के छात्र उदय कुमार ने बनाया था। ठीक है, कहां के छात्र थे ये? आईआईटी मुंबई के छात्र ने बनाया था। चलो, तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, इसका नोटबुक भी चला जाएगा आपकी कक्षा में। चलिए, कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी हैं? इसको सेव कर लेना, अच्छे लोगों को भेज देना, क्योंकि आज बारिश में कुछ लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा।
चलिए ओके, इसको भेज देना सेव करके। अब आप लोग की कक्षा, पहली कक्षा यहाँ समाप्त होती है। रूटीन के अनुसार कक्षा का भाग 2 केमिस्ट्री, 3 बायोलॉजी और 4 करंट को हम लोग ऊपर देखेंगे। तब तक के लिए 2 मिनट का ब्रेक, आराम कीजिए या ऊपर चलिए। ऊपर तो चलना ही है, आराम करके भी चल सकते हैं। ठीक है, टेक केयर।